इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन्स है स्टैटिक चार्ज का स्टडी करना आपको, ठीक है। स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज मीन्स स्टैटिक चार्ज क्या क्या फिनोमिना प्रोड्यूस करता है और क्या क्या फोर्सेस को फील करता है, दूसरों पे अप्लाई करता है, ये सारा स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं, ठीक है। स्टैटिक वर्ड आपको पता है मोशन फ्री स्टेट के लिए आता है। एक्सेस और डिफिशियंसी of electrons. Do you agree with this definition? Excess or deficiency of electrons on an object is called electric charge. क्या ये definition सही है? लगता तो है कि ये सही है, पर ये सही नहीं है। कैसे? अगर definition को अप्लाई कर तो इलेक्ट्रॉन पे क्या है? चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर आप इस डेफिनेशन को अप्लाई करके देखो, एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये सुटेबल डेफिनेशन नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन होगी क्या? डेफिनेशन किसी की भी होती है, वो एक उसकी आइडेंटिटी होती है, यूनिक होती है। मतलब ये है कि वो डेफिनेशन उसकी ही है, किसी और की नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है, उसके बिहेवियर को देखते हैं जरा सा। देखो, स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करता है तो आपको पता होना चाहिए। एवरी चार्ज हैज इट्स फील्ड सराउंडिंग इट, ऑल अराउंड इसके होता है, और वो फील्ड रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। मतलब अदर चार्जेस कैन एक्सपीरियंस इट्स प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, अदरवाइज वो किसी अदर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस भी कर सकता है, दूसरा भी एक्सपीरियंस करेगा और दूसरे की वजह से वो भी एक्सपीरियंस करेगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन का मतलब ये है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज के फील्ड में रहेगा ना, वाइसिनिटी में होगा, तो वो दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक टाइप का फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है अट्रैक्टिव नेचर का और एक होता है रिपल्सिव नेचर का, ठीक है। वो आपको पता ही होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल अवे ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट वन अनदर। मूविंग चार्ज, देखो फिजिक्स में हम चार्ज किसको बोल रहे हैं, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और ये चार्ज स्टेट में है, मतलब इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, या तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की कुछ डिफिशियंसी है या फिर इस पर इलेक्ट्रॉन कुछ एक्सेस में है, न्यूट्रल स्टेट की कंपैरिजन में। तो ऐसे में इस ऑब्जेक्ट को हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, फिजिक्स में बार बार हम इसको चार्ज ही कहेंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर ये रुका हुआ है तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो अदर चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। पर अगर ये मूव करने लग जाए ना, तो जैसे ये मूव करेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका इसके चारों तरफ इसके साथ चलेगा ही चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक चार्ज से आप हटा नहीं सकते, वो उसके साथ रहेगा ही। और अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाएगा तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। चार्ज्ड पार्टिकल जब मूव करता है तो अपने साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करता है। मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया ये मैग्नेटिक इंटरेक्शंस कर सकता है, यानी कि ये आसपास के मैग्नेट्स पर फोर्स अप्लाई करेगा और आसपास के मैग्नेट्स का फोर्स एक्सपीरियंस भी करेगा। आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, पढ़ा है ना। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अच्छा जी, तो मूविंग चार्ज अब सोर्स बन जाता है किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जैसे ही मोशन बंद होगी तो क्या होगा, ये गायब हो जाएगा,
चार्ज्ड ऑब्जेक्ट चलना जैसे ही बंद करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स। ठीक बात, इजी है ना, ये हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फोर्स का सोर्स है, और मैग्नेटिक फील्ड किसका सोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स का। और जब ये दोनों फोर्सेस एक साथ अप्लाई होने लग जाएं तब, तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स है ना, उसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ठीक है, लॉरेंज फील्ड। ठीक है, ये आपके चैप्टर 4 में आएगा, लॉरेंज फोर्स। अब देखो, फील्ड जो होता है ना, फील्ड प्रेजेंट रहता है और फोर्स उस फील्ड से जनरेट हो सकता है। कभी कभी फोर्स अप्लाई नहीं होता, फील्ड होता है। जैसे कि यहां पर ग्रेविटी तो है ही ना, इस जगह पर ग्रेविटी तो लग रही है। अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी पे नहीं लग रहा, पर ग्रेविटेशनल फील्ड तो है ना, ग्रेविटी का फील्ड तो है इसमें। यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाता है तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। किसने लगाया? उस फील्ड ने। फील्ड प्रेजेंट है तो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? फील्ड है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फील्ड का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हर चीज में लगता है। पहला केस तो है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक केस तो यह है कि इस तरह की मोशन हो सकती है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, वेलोसिटी है क्या? वेक्टर है ना, वेलोसिटी वेक्टर है। तो इसमें दो चीजें होती है वेक्टर के अंदर, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होती है। अच्छा, या तो अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होती है, और साथ ही साथ क्या है? डायरेक्शन। अब वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो जाएगा। देखो, v वेक्टर इज इक्वल टू v, या कहें v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, इसको मैं v कैप कह रहा हूं, है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन है। मैथमेटिकल फॉर्म में डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना वेलोसिटी का, इस मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, और साथ में ये कौन है? ये है डायरेक्शन। अब आप देखो, स्पीड इंटू डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। तो आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड चेंज होने को भी वेक्टर चेंज होना बोलते हैं, और डायरेक्शन चेंज होने को भी बोलते हैं, और दोनों का दोनों चेंज हो जाए तो भी वेक्टर चेंज बोलते हैं। ठीक है, अब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, और सिर्फ इसकी, अब इस पे कोई इधर फोर्स लगने लग गया, इधर खींचने लग गया इसको कोई, तो ये ऐसे जा रहा था बेचारा, ऐसे जा रहा था और ऐसे ही जाता, लेकिन बीच में क्या हुआ? यहां पर से एक फोर्स इधर खींचने लग गया इसको, तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, चेंज हो गई, है ना। या फिर इधर से कोई धक्का लगने लग गया इसको, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से, डिफ्लेक्शन आ जाता है इसके अंदर। तो यहां पर स्पीड जो है ना, स्पीड भले ही चेंज ना हो पर डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर भी हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई है। या ऐसा हो सकता है ये इस तरफ जा रहा है और पीछे से इसको कोई पुश लग रहा है, तो ये स्पीड अप होगा ऐसे, है ना, स्पीड बढ़ गई, डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, स्पीड बढ़ गई, तो भी वेलोसिटी चेंज हो गई। या ऐसा हो सकता है ये ऐसे आ रहा है और इधर से कोई इसको पुश बैक कर रहा है, तो पुश बैक के टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगी? कम होती जाएगी, है ना। अच्छा, स्पीड में चेंज हो रहा है या डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। दोनों चेंज हो रहे तो भी चेंज हो रही है। अब हम बोल देते हैं कि जब ये चेंज होते हैं ना, तो इसको हम बोल देते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसी मोशन है? हाँ, तो यहां पर मोशन ऑफ अ चार्ज दो टाइप की हो सकती है, या तो एक्सेलरेशन नहीं हो या फिर एक्सेलरेशन हो। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यही प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और लॉरेंज फोर्स लग सकता है। दूसरा केस मोशन में ये हो सकता है, मूविंग चार्ज विद वेरिएबल वेलोसिटी।
वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन जीरो नहीं, एक्सेलरेशन है वहां पर, तो हम कह देंगे चार्ज इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है ना, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट रेडिएशन की फॉर्म में निकाल देता है। रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है, कॉम्पैक्ट दे देता हूं। ये जो लाइट है ना, विजिबल लाइट, ये वैक्यूम से जा सकती है ना। वैक्यूम का मतलब अब्सेंस ऑफ सब्सटेंस। अगर मैं साउंड की बात करूं तो क्या इस वैक्यूम में से जा सकती है क्या? साउंड को मीडियम चाहिए, है ना। अगर मीडियम नहीं है, एयर नहीं है, तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। पानी है, पानी के अंदर साउंड ट्रेवल कर सकता है, पर पानी नहीं हो, एयर भी नहीं हो, नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो वैक्यूम में से नहीं जा सकती वो मैकेनिकल वेव्स है। जिनको मटेरियल चाहिए होता है वो मैकेनिकल वेव्स है, और जिनको मटेरियल की जरूरत नहीं है वो वैक्यूम में उल्टा सबसे ज्यादा परफॉर्म करती हैं। उसको बोलते हैं ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका एक नाम रेडिएशन भी है, और इसकी कई कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है? रेडियो वेव्स होती है ना, ये आर्टिफिशियल वेव्स हैं, मतलब ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इनको आर्टिफिशियली बनाया गया था। तो रेडियो वेव्स जो कि आपके आज का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, इसमें रेडियो वेव्स का ही मोस्टली यूज है। देखो, आपके सेलफोन काम करते हैं, वायरलेस टेलीफोनी काम करती है, इंटरनेट काम करता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना। तो ये सब, और रेडियो एफएम एएम, ये जो रेडियो चैनल टीवी चैनल्स चलते हैं, रडार चलता है आर्मी का, जो कि मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक करता रहता है, ये सब के सब रेडियो वेव्स पे डिपेंडेंट है। ये कई तरह की होती है रेडियो वेव्स, जिसमें माइक्रोवेव भी एक है ना। अच्छा, और कौन सी है? और है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट भी क्या है? रेडिएशन है, यानी कि ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और क्या है? और आपकी है अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट। ये कैंसरस होती है, स्किन पर पड़ेगी तो डैमेज करेंगे इसके सेल्स को, और सेल्स का जब भी डैमेज बॉडी में होता है ना, तो वो रीजनरेशन फास्ट कर देता है। पर अगर इसका कंटिन्यूअस एक्सपोजर होता रहे तो सेल्स बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय होती हैं, तो रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल्स बिकम्स decontrolled. The situation cancer occurs, skin cancer, UV लाइट की वजह से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज डेडली रेज, एक्स रेज, गामा। गामा साइन ऐसे होता है, गामा है ना। ये न्यूक्लियर रेडिएशन गामा है, ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है ना। तो ये सब क्या है? इन सब को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसका एक नाम है और रेडिएशन, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है, और वो मूव कर रहा है ना विद वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि उसमें कोई एक्सेलरेशन है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, प्लस साथ ही साथ क्या है? रेडिएशन निकलेगा, ठीक है। अब आपको बता दूं, ट्यूबलाइट जो होती थी ना, कांच की ट्यूब वाली, उसमें क्या होता था कि ये जो दो फिलामेंट होते हैं, दोनों साइड में इलेक्ट्रोड होते हैं ना, उन इलेक्ट्रोड में कभी ये प्लस वोल्टेज पे या माइनस पे, और एक सेकंड में लगभग 100 बार ऐसे पोलरिटी चेंज हो जाती थी। ये माइनस, ये प्लस, फिर ये प्लस, ये माइनस, उसके बाद ये ऐसे चेंज होता रहता था, प्लस माइनस चेंज होता रहता। तो उसमें जो एक्साइटेड गैस होती है ना ट्यूब के अंदर, वो एक्साइटेड गैस की एटम्स हैं, वो आयनाइज हो जाते हैं, और आयनाइज होने के बाद में वो इलेक्ट्रिक फील्ड से वो कभी तो इधर भागते हैं, कभी इधर, ऐसे ऑक्सीलेशन करने लग जाते हैं, ऑक्सीलेशन। तो इसमें वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है उनकी, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल लगातार वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो वो रेडिएशन निकालेगा। अब वो रेडिएशन हमें दिखता नहीं, पर उससे ट्यूबलाइट के
ग्लास की ट्यूब के अंदर की तरफ जो पाउडर होता है ना, वो फ्लोरोसेंट पाउडर होता है, तो उन इनविजिबल रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो उसको री इमिट करता है, और वो री इमिटेड लाइट्स होती है वो अपने को दिखती है। कुछ ट्यूब लाइट्स हैं वो ग्रीन इमिट करती है, कुछ पिंक कलर है, कुछ येलो और कुछ व्हाइट, है ना। मोस्टली लोग व्हाइट ट्यूब को प्रीफर करते थे, ठीक है, डे लाइट। पर अब ये एलईडी आ गई, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। हमारे घरों में टेलीविजन चलता तो बड़ा वाला, पहले मोटे वाला, उसकी सीआरटी होती थी, कैथोड रे ट्यूब, उसमें भी इसी ऐसा ही कंसेप्ट था। दिमाग में ऐसी उलझन तो नहीं रहेगी कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर ये रेडिएशन क्या चीज है, ऐसी उलझन तो नहीं रहेगी ना। ठीक, शुरुआत में अपन स्पीड कम रखेंगे, फिर आपकी स्पीड चेक करूंगा कि कितनी तेजी से आप कैच कर रहे हो, उसके बाद अपन सिंक्रोनाइज करेंगे। तो मूविंग चार्ज विद वेरिएबल वेलोसिटी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस EM वेव्स, ठीक है। EM वेव्स का भी ये सोर्स रहेगा। अब ये चार्ज का वो बिहेवियर है जो कि कोई दूसरी चीज में, दूसरी क्वांटिटी के अंदर नहीं होता है। ये इसका पर्सनल और यूनिक बिहेवियर है, और यही बेस है इसकी डेफिनेशन का। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाएंगे, फिर फास्ट चलेंगे। इस पॉइंट पे ध्यान देना, एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन is a reason for charging, not its definition. Okay, ये इसका रीजन फॉर चार्जिंग है, डेफिनेशन नहीं इसकी है, ठीक है। डेफिनेशन बिल्डअप होगी इस नॉलेज पे, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन रीड कर रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। देखो वर्ड केयरफुली सुनना, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज सब्सटेंस पे एग्जिस्ट करता है। सब्सटेंस नहीं हो सकता तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी नहीं हो सकता। मतलब विदाउट मैटर इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। मैटर पे होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए कोई, उस पे ही चार्ज हो सकता, वरना नहीं हो सकता। सो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। इसके अलावा हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं, किस तरीके से कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ substance by virtue of which a substance applies or experiences electric and magnetic force। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फोर्स नहीं है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? फील्ड है, फिनोमिना है। तो दो फिनोमिना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। फिनोमिना के अंदर सब आ गया, फील्ड, पोटेंशियल, फोर्स, एनर्जी, सब आ गया। फिनोमिना का मतलब तो समझते हो ना बेटा, फिनोमिना क्या होता है पता है ना? ठीक है, गुड। किसी भी वर्ड का सेंस नहीं पता हो तो पूछना है, ठीक है। कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होगा, मतलब यहां ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोलने आया होती है। गाय घास है ना, घास होता है ना, वैसे जैसे शैवाल होता है, समुद्र में तैरता हुआ शैवाल है। शैवाल हमारे प्लेनेट पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, मोर देन 60% ऑक्सीजन जनरेटेड बाई एल्गी, है ना, शैवाल से प्रोड्यूस होता है। तो वहां पर एक ऐसे ही ओशन का प्लांट है, उसको बोलते हैं एम्बर। एम्बर जब सूख जाता है ना, सूखने के बाद उसकी एक टेंडेंसी है कि उसके ऊपर कोई बैठ गया है ना, या फिर चलते फिरते कोई चप्पल ही रगड़ दिया उस पर, तो उसके रेशे जो होते हैं ना, वो उछल उछल के से कपड़ों पे चिपक जाते हैं। अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ तो ऐसा यूज नहीं करते हैं अपन, पॉलिएस्टर टाइप के सिंथेटिक कपड़े यूज, चार्जिंग इजीली हो जाती है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस। आपको ये मैं बता चुका हूं कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है, बहुत सिंपल है। इट सेज दैट at the center of every atom there is a positively charged nucleus, and around the nucleus negatively charged electrons revolve at different energy levels। ठीक है, the inner electrons are tightly bound by nuclear attraction, while the charges which are as longer distance from the nucleus are attracted with a small attraction। So the farthest electrons, जो सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन है, that is subject to
leave the object whenever it occupies some energy from some source. Else, if the nucleus is strong enough to hold one more electron, then it can occupy one more electron from the nearby substance. जो भी इसके साथ में इंटरेक्शन कर रहा है, इंटरेक्टिंग सब्सटेंस है ना, उसका एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेस में ले सकता है. मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाला है वो जा भी सकता है और आ भी सकता है. इस तरह से ऑब्जेक्ट की चार्जिंग होती है. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का या रिसीव करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे. पर इस टाइम हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी. हाँ जी, किसके बेसिस पर? मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है ना जो आज अपन कंसिडर करके चल रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेसिस पर मटेरियल का क्लासिफिकेशन दो कैटेगरी में किया गया आपकी बुक के अंदर, है ना. और एक तो क्या है, कंडक्टर, इन्वर्टर भी डाउन हो गया. हाँ, एक तो कंडक्टर है और दूसरा है इंसुलेटर. एक बात का ध्यान रखना, हमें 1 साल मिला है ना ये चीजें सीखने के लिए, तो हर चीज को तसल्ली से सीखो, जल्दीबाजी में नहीं ना आज ही सब खा जाऊं, ऐसा नहीं होता है. आप अनाज का स्टोर करके रखते हो, साल भर का रखते हो, एक दिन में तो नहीं खा जाते ना, थोड़ा 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 रोज जो डाइजेस्ट हो सके उतना खाना है. तो कंडक्टर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो जाए ना वो कंडक्टर है. और इलेक्ट्रिक कंडक्शन का मतलब ये है कि सब्सटेंस पर थोड़ा सा वोल्टेज लगा दो और इजीली उसमें से चार्ज मूव करना शुरू कर देगा. सो कंडक्टर्स दे अलाउ इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है ना बहुत इजीली हो जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं कंडक्टर. अब आप मुझे इसके एग्जाम्पल बताइए, बताइए इसके एग्जाम्पल. क्या? मेटल. यस, ऑल मेटल्स. यस, ऑल मेटल्स, चाहे वो लिक्विड है चाहे सॉलिड है ना, मेटल्स, सारे मेटल्स है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं. और क्या होता है? ग्रेफाइट. यस, इट इज नॉन मेटल, दो नॉन मेटल बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो ग्रेफाइट, इट इज वन ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. ओके, ग्रेफाइट वेरी गुड एग्जांपल. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट, है ना. अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, कोई बताएगा क्या? इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं हम? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? नहीं पता? देखो, प्योर एसिड, प्योर बेस और प्योर साल्ट, इनकी आप बात करो तो क्या ये रिएक्शन कर सकते हैं क्या? आपने प्योर एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड प्योर एसिड है और प्योर बेस है, दोनों लिक्विड है, दोनों को मिक्सअप कर दिया, क्या होगा? साल्ट बनेगा? साल्ट बनेगा? नहीं बनेगा. प्योर एसिड रिएक्ट करने के लिए रेडी नहीं है. प्योर एसिड कैन नॉट रिएक्ट. H2SO4 इन प्योर स्टेट कैन नॉट डू रिएक्शंस. पहले उसका एक्टिवेशन करना पड़ता है. एक्टिवेशन के लिए क्या करते हैं? इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ना
स्लोली स्लोली कंटिन्यूस स्टीरिंग के साथ पानी में मिक्स करते हैं। पानी में जैसे एसिड पड़ता है ना, वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने का मतलब है वो आयंस में सेपरेट हो जाता है ना। जैसे कि आपका ये एसिड है, कोई भी एसिड ले लो आप, जैसे सबसे पॉपुलर एसिड है HCl, H2SO4, HNO3 वगैरह। इसको जैसे ही वाटर के साथ आप ऐड करोगे, इससे क्या होगा, H+ एंड Cl-, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड, इस तरह से ये सेपरेट हो जाता है पानी के अंदर, और ये रिलीज करता है इस हाइड्रोजन को और अपना नेगेटिव, ये एसिडिक रेडिकल, इसको रिलीज करता है। फिर ये क्या करते हैं, उसमें जो भी रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल हुआ है उसके साथ रिएक्शन करते हैं। अब आप बेस जो होता है उसको भी एक्टिवेट करना पड़ता है, वरना वो भी रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं होता। सो वाटर इज अ मीडियम। मीडियम समझते हो ना, मीडिएटर तो समझते होंगे, बिचौलिया, है ना। जैसे हमारे समाज में क्या होता है कि एक परिवार दूसरे परिवार के साथ जब भी रिश्ता जोड़ता है तो बीच में एक आदमी होता है ना। ऐसे थोड़ी ना होता है कि हाँ भाई मुझे मेरे लड़के की शादी करनी है, हाँ वो उस घर में एक अच्छी लड़की है उसके साथ मेरे लड़के की कोशिश करते हैं शादी हो जाए। तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे मम्मी पापा है वो सब लगेज वगेज लेके उसके घर पे जाके हाँ हाँ शादी करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वो उनको जानते ही नहीं, वो कि तुम कौन हो, कहां से आ गए हो, मतलब वो एक्टिवेटेड ही नहीं है। उन दोनों को जानने वाला कोई एक कॉमन आदमी होना चाहिए जिनकी दोनों के साथ अच्छी उठ बैठ है। वो आदमी को बोला जाएगा यार तुम है ना एक काम करो, तुम बात तो करके देखो क्या हमारे बच्चों का रिश्ता हो सकता है क्या। फिर वो क्या करता है कि हाँ ठीक है यार तुम्हारे लिए करूंगा बात, और वहां जाके कहे यार देख ऐसी बात है, तू तो अच्छे से जानता मुझे, मैं भी जानता हूँ तेरे बच्चे अच्छे हैं, एक बढ़िया सा परिवार है, उसके साथ तुम्हारी ठीक है रिएक्शन। तो वो बिचौलिया नहीं होता तो क्या रिएक्शन होती है क्या। सिमिलरली यहां पर मीडियम होना चाहिए वरना रिएक्शन नहीं होगी। और वो रोल किसका है, वाटर का। वाटर मिलने के बाद वो एक्टिवेट होता है, फॉर्मूला एक्टिवेट होता है। साल्ट भी, साल्ट को ऐसे आप हीटअप करके देखो, वो अपना आयन रिलीज ही नहीं करता। 800 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा ये जो कॉमन साल्ट है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो अपना बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है कि नहीं। लेकिन पानी में डालो, पानी में डोलते ही लूज हो जाएगा, ये लो रिलीज कर दिया Na+Cl-, है ना। तो जब भी आप पानी में एसिड डालते हो या बेस डालते हो या साल्ट डालते हो तो वो आयोनिक सॉल्यूशन बिल्ड करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग जस्ट अ सॉल्यूशन ऑफ आयंस, ठीक है। और ये जो आयंस का सॉल्यूशन है ना, ये आयंस पानी में तैर रहे हैं, और जैसे ही आप पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड अप्लाई करोगे दोनों साइड में, तो उसमें से करंट फ्लो होगा आयंस के थ्रू। मेटल्स में इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कैरी करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट में कौन करता है, आयंस करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस वो मूव करते हैं। पॉजिटिव जाता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, चार्ज मूव कर रहा है ना, और नेगेटिव जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मूव कर रहा चार्ज। एंड मूवमेंट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, है कि नहीं, ठीक बात। अब मुझे ये बताओ और कौन है जो आप इलेक्ट्रिक कंडक्टर, और एग्जांपल बताओ। ये नॉलेज बहुत जरूरी है, आपको लगे कि मामूली बकवास टाइम में पास करें ना। एवरी पॉइंट शुड बी बिल्ड केयरफुली एंड परफेक्टली। जब आप सब कुछ परफेक्टली जानोगे ना, तब हर तरह के क्वेश्चन को आप इजी वे में संभाल सकते हो, वरना मुश्किल हो जाएगी। अच्छा मैं क्या हूं, मैं कंडक्टर हूं कि इंसुलेटर, मैं इंसुलेटर हूं। देवी जी अगर यहां पर अगर इस सॉकेट में ना मैं अपनी उंगली लगा दूं ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कंडक्टर हूं या इंसुलेटर हूं। अब बताओ बताओ, कंडक्टर हूं तो मेरे अंदर कंडक्शन कौन कर रहा है, मैं मेटल हूं या नॉन मेटल हूं, या क्या हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में दौड़ रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में दौड़ रहे हैं, है कि नहीं।
तो ह्यूमन या फिर कहें एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी क्या बोलते हैं, कंडक्टर है। अब आ जाओ प्लेनेट पर, हमारी अर्थ बताओ, हमारी अर्थ कंडक्टर है इंसुलेटर? यस, प्लेनेट कह दो। प्लेनेट के अंदर जैसे मिट्टी है ना, तो मिट्टी में मेटल पार्टिकल्स होते हैं, है ना, साल्ट भी होते हैं, बहुत सारे साल्ट होते हैं मिट्टी के अंदर, मिनरल बोलते हैं अपन, मिनरल्स होते हैं। और ये इवन ये इसमें भी बहुत सारा मेटल है, ये वॉल्स ये कंडक्ट करती हैं, है ना। आप इस लकड़ी की बेंच पे खड़े हो जाओ और इसका जो लाइव वायर होता है ना, उसको पकड़ लो आप, आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। दोनों को मत पकड़ना, फ्राई हो जाएगा हाथ, एक को पकड़ना है। तो लकड़ी की बेंच पे खड़े होके आप एक एक तार को, चाहे उसमें लाइव वायर है चाहे न्यूट्रल है, आप उसकी वायरिंग आराम से कर सकते हो, कोई शॉक नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप खड़े हो इंसुलेटर पे। तो चार्ज आपका अर्थ में नहीं जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं हो सकता। पर आप वायरिंग कर रहे हो और आ गया दोस्ती निभाने कोई, और क्या हाल है, ठीक है, दोनों उछल के गिरेंगे, है ना। क्योंकि वहां पर क्या है, वो यहां खड़ा है, सीमेंट का ये कंक्रीट के स्ट्रक्चर पे खड़ा है, और ये अच्छा खासा कंडक्शन दे देता है, और वो यहां पर इस इंसुलेटर को बाईपास कर देता है करंट, इसलिए यहां पर शॉक लगेगा जिचा के। बिजली का झटका किसने नहीं खाया यहां पर? हमारे देश में परंपरा है कि बच्चा बिजली का झटका तो जल्दी खा लेता है ना। सबको पता है बिजली का झटका कैसा लगता है ना। मैं तो लाइव वायर को अपने मुंह से छिला था एक बार, मैं बिजली के साथ बहुत छेड़छाड़ करता था, और रात को लेट तक कम करता था, बस शौक था। तो एक बार एक लाइव वायर को अपने मुंह से छिल दिया, और जैसे ही मेरा दांत और जीभ वो टच हुए उससे, तो ऐसा लगा कि आज तो सारे गिर गए, सब भी टूट गए, ऐसा लगा, और लगा आज तो मुंह फूट गया गए काम से। पर थोड़ी देर बाद मैं सब कुछ चेक किया और ये सब काम कर रहा है, तो ऐसा लगा कि मैं जिंदा। अच्छा, अब बात करते हैं, वुड होता है ना, वुड दो तरह की होती है, एक ड्राई होती है और एक वेट होती है। तो ग्रीन वुड क्या है? कंडक्टर है। अच्छा, ग्रीन वुड कंडक्टर है और ड्राई वुड इंसुलेटर है, ठीक है। थोड़ी देर में इस पे क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, वो क्वेश्चन अब तक पूछा तो नहीं गया है, पर पूछ ले। तो ग्रीन वुड आ गई, और इसके अलावा कोई और कंडक्टर अपने को ध्यान में आएगा तो अपन उसको लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट भूल तो नहीं गए इतनी देर में? आपने साल्ट या एसिड या बेस, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, ये आयन सॉल्यूशन बनाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। बैटरियों के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, कोई भी बैटरी देख लो, इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके अंदर। इंसुलेटर क्या होता है? दे डोंट अलाउ चार्ज फ्लो इजीली चार्ज फ्लो को अलाउ नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। अच्छा, इंसुलेटर का जरा एग्जांपल दो, बताओ जी। क्या? मोस्टली नॉन मेटल्स, ओके। इसमें आप ग्रेफाइट नहीं रख सकते, इसमें फुलरीन नहीं रख सकते हो, है ना। ग्रेफाइट एंड फुलरीन वो कंडक्टर नहीं है, वो कंडक्टर है, सॉरी। और एक कार्बन का सिंथेटिक एलोट्रोप है प्योर कार्बन का, उसको बोलते हैं ग्राफीन, है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, स्ट्रेचेबल है, हनीकॉम स्ट्रक्चर होती है उसकी। तो ग्राफीन भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, बेटर देन सिल्वर, but it is very costly and it is made from the very narrow slicing of graphite. ये बहुत प्रिसीजन का काम है। चलो जी, और बताओ। सिर्फ मोस्टली नॉन मेटल कह दिया हमने, ड्राई वुड,
है ना। बिजली का खंबे के ऊपर से कनेक्शन घर का फेल हो जाता ना, तो एक लकड़ी लेते हैं बड़ी सी सूखी और उससे छेड़ते हैं, चल जा चल जा, है ना। उसी से पीटते हैं तो कनेक्शन को, चल जा। कब तक ऐसा रहेगा? ड्राई वुड हो गई। अच्छा जी, अब मुझे बात बताओ, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर के बारे में आपका क्या विचार है? वो इंसुलेटर होता है, प्योर वाटर या कहें डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर इज इंसुलेटर, है ना। प्योर वाटर में इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो नहीं करता है। बहुत हाई वोल्टेज पे तो क्या नहीं हो जाता, पर इजीली नहीं होता। डेफिनेशन क्या करेगी? इजी अलाउ नहीं करेगा, है ना। और वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाए ना तो फिर हवा में भी इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होने लगता है। अच्छा चलो जान लो। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कि ये दोनों ही इंसुलेटर्स हैं, ड्राई वुड इंसुलेटर है, प्योर वाटर भी इंसुलेटर है, इनका कॉम्बिनेशन क्या हो? आपके पास ड्राई वुड है, प्योर वाटर में उसको डिप किया, गीला कर लिया। अब मुझे ये बताओ, अब ये कंडक्टर बनेगा इंसुलेटर बनेगा? ये कंडक्टर बनेगा। इंसुलेटर और इंसुलेटर मिलके कंडक्टर बनेंगे, हैं? कैसे? क्या? हाँ, डिजोल्व हो जाएगी लकड़ी उसमें। तो पानी उसमें एंटर कर गया, पर ये पानी तो इंसुलेटर है। इंसुलेटर के अंदर इंसुलेटर गया, कंडक्शन क्यों कौन करेगा? कंडक्शन कौन करेगा? कंडक्टिंग एजेंट कौन है? अच्छा, एक ज्वालामुखी है, सदियों से फटा नहीं, तो क्या वो ज्वालामुखी नहीं है? क्या वोल्केनो नहीं है? क्या वो वोल्केनो है? हाँ, अभी सो रहा है, कभी फूट भी तो सकता है। तो यहां पर ट्रिगर होता है ये क्या? लकड़ी कहां से आई है? प्लांट से। और प्लांट के अंदर क्या भरा है? इलेक्ट्रोलाइट, है कि नहीं? साल्ट्स होते हैं। जब लकड़ी सूख जाती है तो पानी उड़ गया, और वो जो साल्ट होते हैं ना, वो अपने बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि Na+ और Cl-, पानी उड़ गया ना, तो ये प्लस माइनस नहीं रहेंगे, NaCl बन जाएगा। NaCl आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं टूटेगा। आप वोल्टेज लगा दो, ये एक दूसरे को जाने नहीं देंगे। क्लोरीन कहेगा नहीं है, नहीं तो भी नहीं, कोई सा नहीं जाएगा, ठीक है। साल्ट है। लेकिन जैसे ही आपने पानी डाला ना, वो पानी क्या है? मीडियम है। फिर वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइट बना देगा वापस से। Na+ और Cl- दोनों लूज हो जाएंगे, अब ये मूव करेंगे। सिंपल। तो इंसुलेटर प्लस इंसुलेटर कैन बी इक्वल टू कंडक्टर। एग्जाम्पल आपका ये बनता है, संभालोगे? अच्छा जी, और इंसुलेटर बहुत है, जैसे कि आजकल तो ये स्विच आ रहे हैं, ये पीवीसी वगैरह का मटेरियल इससे बनता है। पहले जो स्विच आ रहे थे वो नॉर्मल स्विचेस, है ना, वो खट खट वो होता, पता ना, ऐसे ऊपर ऐसे करते थे, ऐसे दांत होता था उसके, खट ऑन खट ऑफ, देखा है पुराने घरों में, बूढ़े घरों में आज भी मिलेगा। तो वो होता है बेकेलाइट का बना हुआ, बेकेलाइट। इलेक्ट्रिक आयरन और हीटिंग रोड होती है ना, उसके ऊपर जो प्लास्टिक की डब्बी लगती है ब्लैक कलर की, या हैंडल होता है आयरन का, वो भी बेकेलाइट का बना हुआ होता है, ठीक है। बेकेलाइट ब्रिटल होता है, आप उसको बेंड नहीं कर सकते, आप उसको मोड़ने की कोशिश करो कट से टूट जाएगा, ब्रिटल होता ही है, ठीक। बेकेलाइट है। और बताओ, प्लास्टिक, कॉटन, ड्राई हेयर, आपके सूखे बाल इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते हैं, ठीक है। और ये हम कहेंगे कोई भी क्लॉथ है तो ड्राई क्लॉथ इंसुलेटर में आता है, ठीक है। और रबर आ जाता है, पीवीसी आ जाता है, पीवीसी रबर, ग्लास, ठीक। तो ये क्या है? इंसुलेटर्स हैं। इसमें सिल्क वगैरह भी आपका इंसुलेटर ही कंसिडर होगा, सिल्क आता है एग्जाम्पल की बात, सिल्क, वूल, ये इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। तो कहने को तो ये मामूली से चीजें हैं, छोटे छोटे टॉपिक, मतलब इसको क्या टाइम देना, ऐसे सोच के निकल जाता, लेकिन इनके अंदर भी क्वेश्चंस प्रोड्यूस हो सकता है,
हैंडल तब होगा जब आपने अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। पढ़ने की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा करो, मतलब टाइम इज द कॉस्ट, टाइम एंड योर एनर्जी, योर साइकोलॉजिकल एनर्जी, दैट इज कॉस्ट। पे सफिशिएंट कॉस्ट, तो उससे क्या होगा, तब ये आपका इन्वेस्टमेंट सॉलिड रहेगा। बोलते हैं सस्ता रोए बार बार और महंगा रोएगा एक बार। मतलब ये है कि आपने अगर टाइम की कीमत थोड़ी दी है ना, तो आपको बार बार टाइम देना पड़ेगा टॉपिक को। और अगर आपने बढ़िया से एनालिसिस करके एक बार पढ़ा है ना, तो आपकी कीमत ज्यादा लगी है टाइम की, बट आपको बार बार नहीं रोना पड़ेगा, है ना। डिस्कस किया करो खुद के साथ। अर्थिंग और ग्राउंडिंग, ये आपको पता होनी चाहिए, और अर्थिंग का बिहेवियर क्या है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वरना इस पे जब क्वेश्चन आता तो हैंडल नहीं होता। देखो, मिस कर देते हो आप आंसर को। अर्थिंग क्या होता है सिंपली, आजकल तो सब कुछ एकदम से रेडीमेड आ रही है वायरिंग घर में। पहले क्या होता था कि लाइव वायर आता था, बस फेज वायर आता था आगे से, और अर्थिंग अपने घर में करनी पड़ती थी। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दिस इज सरफेस ऑफ द अर्थ, इसमें एक डिग किया आपने, एक होल डिग किया, ये इसके अंदर 20-25 फुट गहरा ये खड्डा खोद लिया आपने। इसमें एक वायर जाता है, मेटल का वायर होता है, जीआई बोल देते हैं, जीआई वायर, गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसकी खास बात है, इसकी रस्टिंग नहीं होती है, ऊपर जिंक की कोटिंग होती है ना, तो ये रस्ट इसका लगता नहीं है। अब इस वायर से नीचे क्या होता है, एक मेटल की प्लेट है, वो कनेक्टेड होती है इस तरीके से, मेटल की प्लेट होती है, प्लस यहां पर इस गड्ढे में डाल देते हैं चारकोल, कोयला, प्लस साल्ट, प्लस वाटर। अब साल्ट प्लस वाटर इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, एंड इलेक्ट्रोलाइट इज रिच कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लस कोल वहां पर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, तो लॉन्ग टाइम तक उस मीडियम को वहां पर वो होल्ड करके रखेगा, लॉन्ग टाइम तक वो अच्छे से कंडक्टर बनाए रखेगा उस मिट्टी को, ठीक है। इसका इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। फिर इस गड्ढे को बंद कर देते हैं। पहले थोड़ी कम डेप्थ पे करते थे ना, तो लोग उसमें बार बार पानी की बाल्टियां डालते रहते थे, ये गीला रहेगा तो अपना लैंप वगैरह है थोड़ा अच्छे चलेगा, वरना डिम हो जाता था। हाँ जी, इसका सिंबल कैसा है, सिंबल ऐसा नहीं है, सिंबल है इस तरीके का, ये वायर है, अर्थ की सरफेस के अंदर है, यहां प्लेट है, और इसके नीचे ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके का इसका सिंबल होता है, देखो ऐसा सिंबल होता है, सिंबल ऑफ अर्थिंग, ठीक है। 3 बार्स और 1 डॉट, सेकेंड बार से वायर कनेक्ट होता है, ऊपर आ जाता है, ये अर्थिंग का सिंबल है। फंक्शन ऑफ अर्थिंग, या कहें ग्राउंडिंग का फंक्शन क्या है, कैसा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। अच्छा जी, अर्थिंग क्या कर सकता है, बोलो। हमारी अर्थ है ना, इसको चाहे जितना चार्ज दे दो, चाहे पॉजिटिव दोगे चाहे निगेटिव दोगे, ये एक्सेप्ट कर लेती है, वापस नहीं देगी, चाहे कितना ही ज्यादा चार्ज है। अर्थिंग में गया हुआ चार्ज कभी भी वापस रिटर्न नहीं करती है, और साथ ही साथ खुद शो नहीं करती कि मेरे पास कुछ ज्यादा चार्ज कौन सा हो गया, पॉजिटिव या निगेटिव, ये शो नहीं करती, वेरी मिस्टीरियस। अर्थिंग क्या करती है, नंबर 1, एक मिनट, इसका डेफिनेशन नहीं लिखा ना मैंने, डेफिनेशन देखो ऐसा है, कनेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट टू अर्थ using a conducting medium। कंडक्टिंग मीडियम आपका वायर हो सकता है या इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है जो कंडक्शन कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये अर्थिंग का डेफिनेशन। फंक्शन क्या है, रिमूव्स होल ऑफ एक्सेस फ्री चार्ज, सही वर्ड है,
किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सचेंज चार्ज है और वो फ्री टू मूव है ना, तो उसको ये पूरा रिमूव कर देगा। प्लस नंबर 2, रिमूव्स ऑल रिपेल्ड चार्ज। जिस चार्ज को कोई ना कोई रिपेल कर रहा है ना, उसको भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, उसको भी गायब कर लेगा। नहीं कर सकता वो क्या है, तो ये याद रखना आपको, अर्थिंग कैंट affect bounded charges। बाउंडेड चार्ज का मतलब है किसी ने उसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, खींच रखा है किसी ने, तो किसी के साथ भी अगर वो अटैच्ड चार्ज है या बाउंडेड चार्ज है तो उसको अर्थिंग नहीं। एक और चीज है जिसको हमें अच्छे से समझना होगा, और वो है इलेक्ट्रिक इंडक्शन फिनोमेना। इंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक भी होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, मैं याद दिला देता हूं क्या है ना। ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट पे दो पोल होते हैं, आपको पता है, एक को हम एन पोल बोलते हैं, एक को एस पोल बोलते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अब आपने क्या किया, एक ऑलपिन लिया, ऑलपिन को इस तरह से इस पे लटका दिया, ठीक है। अगर आप दूसरी ऑलपिन लेकर आते हो और यहां पर लगा देते हो तो वो भी लटक जाएगी नहीं, बल्कि ये इसको दूर से खींच लेगी, खुद चिपकाएगी। फिर एक ऑलपिन और लेके आते हो, वो इसके साथ चिपक जाएगी, और फिर एक और लाओगे वो इस पे चिपक जाएगी। इस तरह 4-5 ऑलपिन आप चिपका सकते हो। मैग्नेट की स्टेट पे डिपेंड करता है कितनी लटक सकती है। मतलब ये है कि ये ऑलपिन है ना, इस मैग्नेट की वाइसिनिटी में रहते हुए ये ऐसा बिहेव करती है कि जैसे मैं भी अब मैग्नेट बन चुकी हूं टेम्पररीली। संगत की रंगत आ गई, मतलब है ना। इस मैग्नेट की संगत में ये ऑलपिन है ना, ये भी एक मैग्नेट की तरह टेम्पररी बिहेवियर कर रही है। जब तक इसके पास रहेगी तब तक ही करेगी। अगर आप इस ऑलपिन को इस मैग्नेट से थोड़ा अलग कर लेते हो ना, तो भी ये लटकी रहती है। थोड़ा सा सेपरेशन कर दोगे ना, फिर भी ये लटकी रहेंगी। और इस ऑलपिन को जैसे जैसे आप दूर ले जाओगे ना, एक एक करके गिरेंगी। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो संगत की रंगत, इसको बोलते हैं इंडक्शन। संगत की रंगत को इंडक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन कैसा होता है। फिर मैग्नेटिक इंडक्शन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक इंडक्शन। देखो कैसे है, चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, इलेक्ट्रिक इंडक्शन दोनों में होता है। कंडक्टर स्ट्रॉन्ग इंडक्शन शो करता है और इंसुलेटर वीक इंडक्शन शो करता है। देखो मैंने एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है इसे, ये लो इंसुलेटिंग स्टैंड। ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे, और ये कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर। कन्वीनियंस के लिए, इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको कंडक्टर ले लेते हैं। इंसुलेटर भी होगा तो भी होगा। इसका टोटल चार्ज क्या है, 0, मींस इट इज ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस पे कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, या न्यूट्रल बोले न्यूट्रल है ये, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इसके वाइसिनिटी में लिया, और ये इसका हैंडल है ना, वो इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर हैंडल। जैसे ही मैं इसके पास में लेकर आता हूं इसे, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, और आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ उसका एक फील्ड होता है। फील्ड का मतलब उसका एक 3D स्पेस होता है, जिसमें उसका इफेक्ट आपको, उसकी प्रेजेंस इफेक्ट करेगी अदर चार्जेस को। पर अदर चार्जेस होंगे तो इफेक्ट करेगी। हमने कहा ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो है, पर बात पूरी देखो, ये कंडक्टर है, इसके पूरे वॉल्यूम में क्या है, फ्री चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और उन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव चार्ज है। तो इसको क्या चाहिए,
इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और ये चाहता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, मैं न्यूट्रल हो जाऊं। न्यूट्रल मतलब स्टेबल होता है। एंड देयर इज अ रूल इन नेचर, एवरी सिस्टम इटसेल्फ ट्राइज टू गेन द स्टेट ऑफ मोस्ट स्टेबल स्टेट। ज्यादा से ज्यादा वो स्टेबल होने की कोशिश करता है और स्टेबल होने के लिए इसको कुछ नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसमें कुछ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनविजिबल लाइंस। और वो क्या करती है, वो ढूंढती है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इधर पकड़ लिया, वो खींच रहा है, आजा आजा आजा, ऐसे। तो यहां पर इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इस वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, और ये पकड़ पकड़ के इनको खींच रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसकी तरफ जंप करके तो नहीं आ सकते, पर इधर थोड़ा थोड़ा ऐसा खिसक जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और यहां पर निगेटिव चार्ज का जमावड़ा हो जाता है, गैदरिंग हो जाती है। पीछे से इनकी जो पोजीशन खाली हुई है उन पे बाकी के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं ऐसे, और सब के सब जो है इस तरफ खींच रहे हैं ऐसे, समझ गए। और ये तब तक शिफ्टिंग चलता है जब तक अपन दूसरे फारदेस्ट टर्मिनल पे पहुंचते ना, तो पता चला यहाँ वाले लोग तो थोड़ा सा उधर चले गए। जैसे बारात आती है ना कोई, तो दूल्हे को देखने के लिए सब लोग ऐसे आ जाते हैं, अरे वो अच्छा वो चलो देखो, ध्यान से देखो, है ना। सब लोग उस तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं, पीछे वाले जो होते हैं वो उनकी तरफ आ जाते हैं, सबसे पीछे से खाली जगह हो जाती है ना, सबसे पीछे खाली जगह। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उस पर कैसा चार्ज इफेक्टिव हो जाता है, पॉजिटिव। अब ये जो आपको दिख रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए नियर बाई चार्ज एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज अनलाइक चार्ज एज द नियरेस्ट सरफेस and like charge at the farthest surface. This separation phenomena of charges due to presence of a nearby charge is called electric induction. ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन बनाना कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। कोई भी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, उसके पास में कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट आ गया तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के असर से नियरेस्ट सरफेस पर अनलाइक चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और फारदेस्ट सरफेस क्या हो जाता है, लाइक चार्ज इंड्यूस हो जाता है। बोथ द इंड्यूस्ड चार्जेस आर इन पेयर, इक्वल एंड अपोजिट, नॉट इफेक्टिंग। समझे बात को। तो इस फिनोमेना को इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहते हैं। बस इलेक्ट्रिक इंडक्शन से चार्जिंग आप कर सकते हो ऑब्जेक्ट की, लेकिन इलेक्ट्रिक इंडक्शन चार्जिंग को नहीं बोलते हैं, ठीक है। यू कैन यूज इलेक्ट्रिक इंडक्शन फिनोमेना टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। अब हम चार्जिंग के मेथड्स की बात करेंगे।